वेलकम। हम रसायन में नामकरण के थर्ड लेक्चर को लेकर प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने तत्वों के नामकरण, तत्वों के प्रतीक पढ़ लिए थे। अब हम इस पार्ट के अंदर यौगिक और यौगिकों के नामकरण की चर्चा करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम यौगिक या कंपाउंड क्या है इसको परिभाषित करते हैं। यौगिक या कंपाउंड, सर्वप्रथम इसको यदि परिभाषित किया जाए तो इसके कुछ मूल बिंदु हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। उन्हीं बिंदुओं से होते हुए इसको परिभाषित किया जाता है। उसमें हम नंबर 1 पर ध्यान रखेंगे, जब भी यौगिक बनता है उसमें भिन्न तत्व होने अनिवार्य हैं। 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्व होंगे तब भी यौगिक संश्लेषित या बनेगा। सेकंड पार्ट इसमें आता है, जो भी भिन्न तत्व हम काम में ले रहे हैं उनका बारात्मक अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित। तो यहाँ पर सेकंड में आ जाएगा, तत्वों का भारात्मक अनुपात या संगठन कह सकते हैं निश्चित होना चाहिए, तब भी यौगिक बनता है, नहीं तो यौगिक निर्मित नहीं होगा। तीसरी प्रक्रिया इसके अंदर आती है, वो ये है कि जब भी यौगिक निर्मित होगा, यौगिक के गुण हमेशा उसके अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो यौगिक के निर्माण के अंदर अवयवी तत्वों के गुण या तत्वों के गुणों से यौगिक के गुण हमेशा भिन्न होते हैं। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यौगिक के गुण तत्वों के गुणों से या अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तो अवयवी तत्वों के गुणों से यौगिक के गुण हमेशा भिन्न होंगे, पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के मध्य रासायनिक संयोजन होता है। तो इसके लिए चौथा पॉइंट आता है कि जो भी तत्व हम काम में ले रहे हैं, तत्वों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होना इम्पोर्टेंट है, उसके बिना यौगिक निर्मित नहीं होगा। तो इन 4 पॉइंट्स को लेकर के हम यौगिक को परिभाषित करते हैं, उसकी प्रकृति को भी समझते हैं। तो वापस एक बार देखें, यौगिक 2 या भिन्न तत्वों से मिलकर बनेगा, उनका भारात्मक अनुपात निश्चित होगा, अवयवी तत्वों के गुणों से यौगिक के गुण पूर्णतः भिन्न होंगे और तत्वों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होना अनिवार्य है। तो हम इन 4 पॉइंट्स को मिला करके यौगिक को परिभाषित करते हैं और उसके साथ में या फिर अतिरिक्त पॉइंट के रूप में जोड़ा जा सकता है। तो सिंपल सी प्रक्रिया हो जाएगी कि 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो ये परिभाषा है और इसको हम इन बिंदुओं के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। इसका ये पॉइंट आप चाहें तो परिभाषा के अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है। अगर मैं उदाहरण के रूप में लूं तो यौगिक यदि मैं बना रहा हूं हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व के रासायनिक संयोजन से यदि H2O निर्मित किया जाता है, संतुलित किया जाए, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर यौगिक के संश्लेषण के अंदर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं, दोनों ही भिन्न तत्व हैं क्योंकि इनके सूत्र पूर्णतः अलग अलग हैं। इसके अलावा जो H2O बन रहा है जिसमें 2 भिन्न तत्व हैं, तो इनसे बने उत्पाद को हम क्या कहेंगे, यौगिक। और इस निर्मित यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात हमेशा 1:8 रहता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 होगा और ऑक्सीजन 1 का परमाणु द्रव्यमान 16, तो अनुपात आएगा 2:16। इसको सरल रूप में हम लिखते हैं 1:8। तो इन यौगिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित हुए यौगिक H2O या जल के अंदर तत्वों का भारात्मक अनुपात 1:8 ही रहता है, चाहे H2O को हम कहीं से भी प्राप्त कर लें, चाहे हम
वर्षा जल के रूप में H2O लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया से H2O लेते हैं, या किसी भी स्रोत से जहां से जल प्राप्त होता है अगर लिया जाए तो उसमें इस यौगिक के अंदर तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात सामान्य परिस्थितियों में हमेशा 1:8 बना रहता है। हम सामान्य तत्वों की बात कर रहे हैं, समस्थानिक यहाँ पर आपको नहीं लेने। तो इस तरीके से दो या अधिक या दो तत्वों के निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक संयोजन, अब रासायनिक संयोजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ऑक्सीजन को देता है, और उसी के बाद में इनके मध्य बंध बनता है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कक्षकों के संयोजन के द्वारा या अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध के रूप में इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा H2O निर्मित होता है। तो दो तत्वों के निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। तो H2O यौगिक है, भारात्मक अनुपात 1:8 रहता है। तो पहली प्रक्रिया यहाँ पे क्लियर हो गई, भारात्मक अनुपात निश्चित हो गया है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, क्या यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं या नहीं होते। तो उसकी प्रक्रिया की बात करें तो हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, अर्थात यदि गैस जार में भरी हाइड्रोजन के सामने चिंगारी या जलती हुई माचिस लेके आए तो माचिस बुझ जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस स्वयं जलना प्रारंभ कर देती है। या किसी ट्यूब से निकलने वाली हाइड्रोजन को अगर फ्लेम के सामने लाया जाए तो वह हाइड्रोजन उस फ्लेम से जलना प्रारंभ कर देती है, जिसमें H2 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील गैस है। और इसी तरीके से मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक है लेकिन स्वयं नहीं जलती है। इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, गैस जार में भरी हुई ऑक्सीजन के सामने यदि हम कोई जलती हुई चीज़ लेके आते हैं तो वो तीव्रता से जलना प्रारंभ कर देती है, लेकिन गैस जार में भरी हुई गैस स्वयं आग नहीं पकड़ती है। इसका मतलब ऑक्सीजन केवल जलाने में सहयोग करती है, जलाने में सहायक है, लेकिन स्वयं ज्वलनशील नहीं है। तो ये दोनों ही खतरनाक या घातक गैसेज हैं जो जलाने का काम कर रही है, जलाने में सहायक है और ये खुद जल रही है। लेकिन यदि हम H2O की बात करें तो यह H2O यहाँ पर आग बुझाने का कार्य करता है। तो आग बुझाने का कार्य H2O के द्वारा संपन्न होता है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के गुण उसके से निर्मित यौगिक के गुणों से पूर्णतः भिन्न है, या यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न है। इसका मतलब हम इस थर्ड पॉइंट को भी इसके साथ प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सेकेंड यौगिक के रूप में मैं एग्जांपल प्रदर्शित करूं। किस तरीके से, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NH3 बनाता है। संतुलित रूप में हम इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्व है, NH3 निर्मित हुआ है, ये यौगिक है। इस यौगिक में तत्वों का भारात्मक अनुपात, नाइट्रोजन का भार में एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, और हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं का द्रव्यमान यदि हम सरलतम रूप में लें तो 3 होता है। तो ऐसी स्थिति में 14:3 इस अमोनिया के एक अणु का भारात्मक अनुपात है, और अमोनिया किसी भी तरीके से प्राप्त की जाए इसका भारात्मक अनुपात कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो पहला पॉइंट, दो भिन्न तत्वों से निर्मित है, भारात्मक अनुपात निश्चित है, और इसमें भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य कक्षकों की अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध निर्मित होते हैं। ये रासायनिक प्रक्रम है और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। अब यदि इनके अवयवी गुणों की बात की जाए तो अवयवी तत्व नाइट्रोजन अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की सक्रियता को नियंत्रित करने का काम करती है, अक्रिय गैस है। इसी तरीके से यही नाइट्रोजन हम जो भी खाद्य पदार्थ या
पैकेट के रूप में जो खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, चाहे कुरकुरे हैं, चाहे चिप्स हैं या नमकीन है, तो उसमें उपस्थित तेल के रेंसिडिफिकेशन या विकृत गंधिता को रोकने के लिए, किसकी, तेल की विकृत गंधिता को रोकने, क्योंकि तेल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विकृत गंध उत्पन्न करता है और एसिड का निर्माण करता है, वसा अम्ल निर्मित कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए उन पैकेटों के अंदर अक्रिय गैस के रूप में ऑक्सीजन की जगह या ऑक्सीजन या वायु को हटा करके नाइट्रोजन भरी जाती है, ताकि पैकेट में रखा खाद्य पदार्थ लंबे समय तक नॉन रेंसिड या विकृत गंधिता उत्पन्न न करते हुए सुरक्षित बना रहे। अर्थात नाइट्रोजन कैसी है, अक्रिय गैस है। इसी तरीके से आपने देखा होगा टायर ट्यूब्स के अंदर भी हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं सामान्य वायु की जगह, तो टायर के अंदर डीके होने में या उसका क्षय होने में बहुत अधिक समय लगेगा या उसका क्षय नहीं होगा। तो अक्रिय रूप में नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये ज्वलनशील गैस है, ये अभी हमने ले रखा था, ज्वलनशील गैस है। लेकिन यदि हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया के अंदर अगर आप देखें तो यह अमोनिया एक घातक द्रव या गैस के रूप में उपस्थित रहता है, और ये अमोनिया सामान्य परिस्थितियों के अंदर त्वचा को घोलने का काम करता है। अर्थात अमोनिया जो दिया गया है, यह अमोनिया सारे शरीर के लिए या किसी भी धातु के लिए घातक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमोनिया के गुण हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के गुणों से पूर्णतः भिन्न है। अर्थात अमोनिया अवयव के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से समानता नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से हम तीसरे पॉइंट की भी बात कर सकते हैं, और ये चारों पॉइंट मिलकर के किसी यौगिक को परिभाषित करने का कार्य करते हैं। ऐसे यदि मैं सरल एग्जाम्पल लेता हूँ सोडियम, इसी तरीके से लेते हैं क्लोरीन, और दोनों की यदि अभिक्रिया की जाए तो यहाँ पर निर्मित होता है NaCl, और इनमें सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ नाइट्रोजन, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देकर के NaCl क्रिस्टलीय यौगिक का निर्माण करता है। NaCl यहाँ पर क्रिस्टलीय यौगिक है। इसमें अमोनिया और H2O जो हमने लिया था ये सहसंयोजक यौगिक हैं, और यहाँ NaCl जो एग्जाम्पल के रूप में लिखा यौगिक है, लेकिन आयनों से बना इसलिए इसको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो यहाँ पर भी अगर आप बात करें, सोडियम अत्यधिक सक्रिय धातु है और ये जल के साथ में अभिक्रिया करके तीव्रता से हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसी तरीके से हम क्लोरीन की बात करें, ये भी एक पॉइजनस गैस है जो आधिक्य के अंदर घातक प्रभाव उत्पन्न करती है। लेकिन यदि हम NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें, जिसमें सोडियम और क्लोरीन का भारात्मक अनुपात 23:35.5 या 23:35.5 रहता है, जिसमें एक क्लोरीन और एक सोडियम है, इसके मूलानुपाती सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो इनका भारात्मक अनुपात भी निश्चित रहेगा, चाहे NaCl किसी भी तरीके से प्राप्त किया गया है। लेकिन NaCl आप देख रहे होंगे कि हम प्रत्येक या रोज खाने के अंदर इसका उपयोग करते हैं सोडियम आयनों और क्लोराइड आयनों की पूर्ति के लिए, और हम स्वाद के लिए NaCl को काम में लेते हैं। जबकि सोडियम शरीर के अंदर घातक प्रभाव उत्पन्न करता है और इसको खाया नहीं जा सकता है, और ये शरीर को नुकसान या शरीर को ख़त्म करने का काम भी करता है। लेकिन क्लोरीन भी पॉइजनस टॉक्सिक गैस है, तो ये भी खाने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बना हुआ NaCl हम अनिवार्य रूप से काम में लेते हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए या आयनों की पूर्ति करने के लिए NaCl काम में लिया जाता है, अर्थात खाने में काम में आता है, जबकि सोडियम क्लोराइड खाने के लिए काम में नहीं लिए जा सकते हैं। अतः हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो भी पदार्थ या यौगिक बन रहा है, यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि दो या अधिक भिन्न तत्वों के निश्चित भारात्मक अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्मित पदार्थों को यौगिक कहते हैं, और यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये यौगिक को परिभाषित करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर हम परिभाषा के रूप में इतना ही लेंगे, हम आगे इसके नामकरण की बात करेंगे। लेकिन नामकरण करने से पूर्व हम यहाँ पर अणु को भी परिभाषित करते हैं।
हमने तत्व और यौगिक ले रखा है, और तत्व और यौगिक के अणुओं को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं ये भी हम इसके साथ में ले लेते हैं। तो मैं एक अतिरिक्त टॉपिक यहाँ पर ले रहा हूँ, अणु, या इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। अणु या मॉलिक्यूल। वास्तव में अणु या मॉलिक्यूल क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा पदार्थ के सारे गुण दर्शाता है, उसी को हम अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। पदार्थ के सारे गुण भी प्रदर्शित करेगा तथा स्वतंत्र अवस्था में भी रहता है, उसी को हम नाम देते हैं अणु। तो ये 2 पॉइंट है इसके, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या रहता है, और दूसरा इसका पॉइंट आ जाएगा कि यह पदार्थ के सभी गुण दर्शाता है, पदार्थ के सभी गुण प्रदर्शित करता है, सभी गुण दर्शाता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? तो इसको इन 2 पॉइंट से मिला करके परिभाषित करते हैं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो पदार्थ के सभी गुण दर्शाता है, वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? अणु या मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब यहाँ अणु 2 प्रकार के हैं। अब यह ध्यान से देखना, इसकी प्रक्रिया भी आपको याद रखनी है। अणु की यदि बात करते हैं तो अणु 2 प्रकार के हैं। पहला अणु हम लेंगे होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, या जिसको कहा जाता है समपरमाणविक अणु, समपरमाणविक अणु। ऐसे अणु जिनमें समान प्रकार के परमाणु होते हैं समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में जितने भी हमने तत्व पढ़े हैं, तत्व के अणु समपरमाणविक अणु होते हैं, चाहे वो एकल परमाणविक अणु के रूप में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन आदि हो, या द्विपरमाणुक रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आदि हो, तो भी हम इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे अधिक परमाणु भी हो सकते हैं, 3-4 परमाणु हो सकते हैं। इसी तरीके से गंधक में 6 या 8 परमाणु हो सकते हैं। इसी तरीके से फुलरीन के अंदर 60 परमाणु भी हो सकते हैं, या फुलरीन की अधिक संरचनाओं के अंदर इससे अधिक संख्या में भी परमाणु हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तत्व के अणु होमो एटॉमिक है, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और इसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के लिए हम यहाँ परमाणुकता शब्द का उपयोग करते हैं या एटोमिसिटी का उपयोग करते हैं। एटोमिसिटी, परमाणुकता या एटोमिसिटी शब्द का उपयोग किया जाता है। एटोमिसिटी क्या है? तत्व के किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। जैसे मैं हीलियम कहूँ, इसमें किसकी परमाणुकता कितनी होगी? 1। ऑक्सीजन का कहे, परमाणुकता कितनी होगी? 2। ओजोन कहा जाए, ये ओजोन है, परमाणुकता 3। फॉस्फोरस कहा जाए, श्वेत फॉस्फोरस, परमाणुकता 4। इसी तरीके से ये एप्सिलॉन सल्फर, तो परमाणुकता कितनी है? 6। अल्फा बीटा गामा सल्फर है, परमाणुकता कितनी होगी? 8। और अगर सामान्य रूप से केवल सल्फर अणु की बात की जाए तो हमें S8 ही लेना है, क्राउन सल्फर ही लेना है, दूसरा सल्फर नहीं लेना, जिसकी परमाणुकता 8 रहेगी। सभी न्यूमेरिकल्स या किसी भी तरह के पूछे गए प्रश्न में गंधक की परमाणुकता 8 लेके चलते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में ये 6 हो सकती है, संरचनात्मक रूप में भिन्न होगी। इसी तरीके से अगर मैं C60 का कहता हूँ हेक्साक्वांटा कार्बन, या इसको कह सकते हैं 60 फुलरीन, या फिर इसको कहा जाता है बकमिस्टर फुलरीन, तो उसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 60 होती है। तो एक ही परमाणु में उपस्थित या किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता या एटोमिसिटी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में हम सेकंड बात कर रहे हैं। पहले लिया था हमने होमो एटॉमिक, अब हम बात कर रहे हैं हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब हो जाएगा विषम परमाणविक अणु। विषम परमाणविक अणु
अर्थात ऐसे अणु जिनमें भिन्न तत्व उपस्थित होते हैं या भिन्न भिन्न परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे विषम परमाणविक अणु कहा जाता है। विषम परमाणविक अणु सामान्यतः जैसे समपरमाणविक अणु तत्वों के अणु होते हैं, ऐसे विषम परमाणविक अणु किसके अणु होंगे? यौगिक के अणु होते हैं, यौगिक के अणु होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, आयनिक यौगिक में स्वतंत्र अणु नहीं होते हैं, उनके मूलानुपाती सूत्रों का उपयोग किया जाता है, फॉर्मूला के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अणु की यदि हम बात करते हैं तो सहसंयोजक प्रकृति के होंगे, उन्हीं को सामान्यतः हम अणु कहते हैं, ये आयनिक प्रकृति के नहीं होंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र अवस्था में यौगिक कौन से? सहसंयोजक यौगिक के अणुओं को ही हम विषम परमाणविक अणु या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने अभी लिया, H2O ले सकते हैं, NO2 ले सकते हैं, SO3 ले सकते हैं, मेथेन ले सकते हैं, इसी तरीके से OCl2 ले सकते हैं या PH3 ले सकते हैं। ये सभी विषम परमाणविक बाइनरी एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अर्थात जिसमें दो परमाणु हैं और उन्हीं से इनका निर्माण हुआ। इससे अधिक भी हो सकते हैं, जैसे मैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेता हूँ, C6H12O6, ये भी अणु है। सुक्रोज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या इससे भी भारी कार्बनिक यौगिकों का या उच्च संख्या में परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिकों के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, पदार्थ के सारे गुण दर्शाते हैं, इनको हम यौगिक कहते हैं। और ये दो से अधिक भिन्न तत्वों या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परिभाषित कर दिया था हमने, तत्वों को परिभाषित कर दिया था। अणु के रूप में यदि पूछा जाए तो हम तत्व के अंदर भी अणु होंगे और यौगिक में भी अणु होंगे, और उसका आधार है, इस तरीके से इनको परिभाषित किया जाता है। अब हम जो टॉपिक का मेन पॉइंट है, इनका नामकरण या यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, और ये आपके हर जगह प्रयुक्त किया जाता है। मैं यहाँ पर बिल्कुल सरलतम रूप में, बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर हम जितने भी नोम्स हैं, वापस मैं बता देता हूँ कि रेड बुक के अंदर जो सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है, जो IUPAC की रेड बुक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के लिए आती है, उसी के पॉइंट्स को लेकर के मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए अब हम टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, यौगिक का या यौगिकों का नामकरण। अब इसमें हम दो तरह से प्रदर्शित करेंगे। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ नंबर 1 पे। यहाँ पर हम लेंगे सामान्य यौगिक, या इसको कहा जा सकता है सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक की बात करेंगे, और उसके बाद में हम नेक्स्ट में लेंगे आयनिक यौगिक और उनका नामकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब सहसंयोजक यौगिक आते हैं तो सामान्य अकार्बनिक सहसंयोजक यौगिक भी होंगे, उप सहसंयोजक यौगिक भी इसमें लेंगे, और इसके अलावा कार्बनिक यौगिक भी इसमें आते हैं। लेकिन उप सहसंयोजक यौगिक और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मैं अलग हेडिंग में बताऊंगा, क्योंकि वो अलग से आपके टॉपिक के रूप में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। अभी मैं यहाँ पर सामान्य सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, क्या मेथड्स है, और फिर हम लेंगे आयनिक यौगिक, उनका नामकरण कैसे करते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों की अगर बात की जाए तो IUPAC के अंदर जो रेड बुक है उसमें हम सामान्य रूप से अकार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक कोई भी हैं, तो यहाँ पर अकार्बनिक यौगिक की रेड बुक में दिए हुए हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण ब्लू बुक में दिया जाता है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेड बुक के अंदर सामान्य किसी भी कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक है, उसका नामकरण करने के लिए मूलतः 3 नियमों का उपयोग किया जाता है, या 3 तरीके से हम इनका नामकरण करते हैं। तो इसमें IUPAC नामकरण 3 प्रकार से किया जाता है, और ये प्रकार हैं जिसमें मैं नंबर 1 पर प्रदर्शित करता हूँ। पहला है कंपोजिशनल नाम, पहला है कंपोजिशनल नोमेनक्लेचर, या इसको कहा जाता है कंपोजिशन या संगठनात्मक नामकरण। जो भी संगठन है यौगिक का,
उस यौगिक के संगठन के रूप में हम इसका नामकरण करते हैं। सेकंड तरीका इसके अंदर हम काम में लेंगे नंबर 2 पे, और वो है सब्स्टिट्यूशनल नोमेनक्लेचर। सब्स्टिट्यूशनल नोमेनक्लेचर, और सब्स्टिट्यूशनल नोमेनक्लेचर को हम प्रतिस्थापनिक नामकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिस्थापनिक नाम प्रतिस्थापन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ काम में लेते हैं वो प्रक्रिया हम आगे लेंगे। तो और तीसरा तरीका है जिसको कहा जाता है एडिटिव नोमेनक्लेचर, या इसको कहते हैं योगात्मक नामकरण। जोड़ करके हम नाम लिखते हैं, उसको योगात्मक नामकरण कहा जाता है। तो पहली प्रक्रिया हम यहाँ पर ले रहे हैं कंपोजिशनल नोमेनक्लेचर या संगठनात्मक नाम। तो कंपोजिशनल नोमेनक्लेचर के अंदर मैं अगर एक एग्जाम्पल लेके प्रदर्शित करूं, यदि मुझे PCl3 दे रखा है, यहाँ पर भी मैं PCl3 का नाम इस रूप में लिखना चाहूँ और PCl3 का नाम यहाँ पर भी इस रूप में लिखना चाहूँ, तो प्रारंभिक प्रक्रिया में संगठनात्मक नाम, संगठनात्मक का मतलब है इसमें परमाणु कितने हैं उन्हीं के आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे PCl3 है तो इसमें 1 फॉस्फोरस है, 3 क्लोरीन। इसमें भी ध्यान रखना है केंद्रीय परमाणु का नाम जो कि संरचना के अंदर केंद्र में है उसका नाम पहले और बाकी का नाम हम बाद में लिखते हैं। तो P का नाम सबसे पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा, P को कहते हैं फॉस्फोरस। और क्लोरीन कितने हैं, 3, संगठन है तो संख्या भी साथ में देनी है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइक्लोराइड। इसमें लास्ट के अंदर या ऋण भाग मानते हुए सेकंड के अंत में आइड शब्द का उपयोग या अनुलग्न का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका नाम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ऐसे ही यदि मैं, ये इसका संगठनात्मक नाम है, लेकिन यदि मैं सब्स्टिट्यूशनल या प्रतिस्थापनक नाम लूँ तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि PCl3 का किससे बना है। तो PCl3 का सामान्य हाइड्राइड लेना है जिससे व्युत्पन्न करके या उन हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित करके हमने Cl लगा रखा है। तो इसके मूल यौगिक का नाम आपको पता रखना है। तो PH3 जो दिया गया है, इस मूल यौगिक को हम कहते हैं फॉस्फेन। लास्ट में ANE आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के लिए जैसे अनुलग्न N लिखते हैं, वैसे ही इसको हम संतृप्त मानते हुए लास्ट में ANE प्रदर्शित करते हैं। और ये पहले अपने वर्ग के पहले तत्व की सामान्य संयोजकता के रूप में लिखा जाए तब भी इस लास्ट में N लिखा जाता है। तो जैसे NH3 होता है तो उसके बाद PH3, ASH3, आगे की प्रक्रिया इसी रूप में चलेगी, 3-3 हाइड्रोजन लेने। तो इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फेन। अब फॉस्फेन में हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके हमने Cl लगा रखा है, तो नाम कैसे लिखेंगे, Cl का नाम आपको प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हुए दर्शाना है। प्रतिस्थापी कितने हैं, 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइक्लोरो। तो ये पूरा नाम हो गया ट्राइक्लोरोफॉस्फेन। प्रतिस्थापी Cl का नाम क्लोरो, संख्या है 3, तो नाम हो गया ट्राइक्लोरोफॉस्फेन। इसी तरीके से तीसरे रूप में अगर मैं एडिटिव नाम लिखता हूं तो एडिटिव नाम में आपको क्या ध्यान रखना है, एडिटिव नाम सामान्यतः हम उपसंयोजक यौगिकों के लिए प्रयुक्त करते हैं जिसमें लिगेंड का नाम और फिर केंद्रीय धातु धनायन का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी अगर मैं PCl3 का नाम लिखूं तो एडिटिव नोमेनक्लेचर के अंदर हम लिखेंगे ट्राई क्लोरो या क्लोरिडो और उसके बाद में लिखा जाता है फॉस्फोरस। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में है तो हम फॉस्फोरस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और अगर प्योर लिगेंड के रूप में लिखा जाए तो सेम यही नाम यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन शुद्ध लिगेंड के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरिडो और फिर लिखा जाता है फॉस्फोरस। ये दोनों मान्य हैं, लेकिन हम सामान्यतः PCl3 को इस रूप में प्रदर्शित करते हैं सामान्य यौगिक के रूप में, इसलिए यही नाम यहाँ पर दर्शाया जाता है। लेकिन अंतर सिर्फ क्या है, यहाँ पर हमने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिखा, लेकिन वहाँ लिखा गया है लिगेंड का नाम पहले या प्रतिस्थापी का नाम पहले, उसके साथ में फॉस्फोरस सामान्य तत्वों का नाम लिखें। तो तीनों में आप देख सकते हैं अंतर है। पहले वाले में फॉस्फोरस पहले केंद्रीय परमाणु, फिर ट्राइक्लोराइड। दूसरे वाले में ट्राइक्लोरो और मूल यौगिक जिससे ये व्युत्पन्न हुआ है
उसका नाम, तो प्रतिस्थापिक नाम में फॉस्फेन लिखा जाएगा। और तीसरे नंबर पे PCl3 है तो यहाँ पर लिगेंड का नाम पहले और केंद्रीय परमाणु का नाम बाद में लिखेंगे, तो ट्राइक्लोरोफॉस्फोरस लिखा जाता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और उसके बाद में हम एक एक टॉपिक लेकर के इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपोजिशनल नेम में यदि कहता हूँ H2O का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा डाई हाइड्रोजन, केंद्रीय परमाणु के रूप में हम प्रदर्शित यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य हाइड्राइडों के नामकरण के रूप में लिखा गया है, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड अनुलग्न के रूप में ये लिखा जाएगा। उच्च विद्युतरणीय तत्वों के साथ हम आइड लगाते हैं, इसलिए ऑक्साइड बाद में लिखा गया। ठीक है, लेकिन केंद्रीय परमाणु का ध्यान कहाँ रखना है, यदि मैं इस तरह का यौगिक लिखता हूँ, Cl2O लिखा गया है, तो यहाँ पर विद्युत ऋणता के आधार पर IUPAC में नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ पर नाम लिखा जाता है केंद्रीय परमाणु जो है उसको पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन है तो इसको हम लिखेंगे डाइक्लोराइड, तो ऑक्सीजन डाइक्लोराइड के रूप में नाम लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन विद्युत ऋणता के आधार पर नहीं है, इसमें O केंद्रीय परमाणु का नाम पहले लिख करके फिर दूसरी प्रतिस्थापी को या दूसरे भाग को संख्यात्मक रूप में साथ में जोड़ा गया। ऐसे यदि मैं यहाँ पर यौगिकों का नाम लिख रहा हूँ, इसकी जगह यदि मैं लिखता हूँ HCl, तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापी रूप में HCl का नाम लिख सकते हैं, सामान्य प्रक्रिया के रूप में भी HCl का नाम लिख सकते हैं। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको दूसरा लेके देता हूँ, अगर इसकी जगह मैं ये लेता हूँ SiH3Cl, देखें इसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप देखें Si वर्ग संख्या 14 का तत्व है, सामान्य संयोजकता 4 है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन होंगे, और अगर 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन युक्त इस यौगिक को हम कहते हैं सीलेन, और सीलेन में कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 1, तो हम इसका नाम लिखेंगे मोनोक्लोरोसीलेन। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, तो इसमें मूल यौगिक का नाम जिससे इसका व्युत्पन्न हुआ है, प्रतिस्थापी क्या लगा है उसका नाम पहले लिखते हुए मूल यौगिक का हाइड्राइड का नाम लास्ट में लिखा जाता, तो ये हो जाएगा मोनोक्लोरोसीलेन। इसी तरीके से मैं लास्ट वाले पार्ट के लिए एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, यदि मैं कहूँ NiCO4 दे रखा है तो इसका नाम क्या होगा, या फिर मैं लिखता हूँ NiCl4 का नाम क्या होगा, तो इनके नाम लिखे जाते हैं टेट्रा कार्बोनिल और निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये सामान्य नाम के रूप में, लिगेंड के नाम के रूप में भी इसको प्रयुक्त करते हैं, लेकिन उस समय निकल की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में इसके साथ में लिखी जाती है, 0 है तो 0 के रूप में लिखते हैं। इसी तरीके से मैं NiCl4 कहता हूँ, तो यहाँ पर NiCl4 सामान्य आयन के रूप में है, मान लीजिए 2- आयन है इसका, तो मैं इसका नाम लिखूंगा टेट्रा, लिगेंड का नाम क्लोरीन के लिए क्लोरिडो लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा निकल है, लेकिन चूंकि संकुल पर आवेश कैसा है, ऋण आवेश है, तो हम केंद्रीय परमाणु के नाम के साथ में 8 अनुलग्न लगाएंगे तो निकलेट लिखा जाता है, और ऑक्सीकरण अवस्था हम बीच में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक रोमन अंकों में लिखे गए हैं, या फिर अगर मैं इसी नाम को इसी रूप में लिखूं क्लोरिडो निकलेट, और ब्रैकेट में यदि मैं संकुल आयन का आवेश लिख देता हूं, तो इसे हम इवेंस बेसेट नंबर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और दोनों नाम IUPAC के अंदर मान्य है। और यहाँ पर जो नोटेशन हमने लिखा है इसको हम इवेंस बेसेट नंबर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये संकुल आयन के आवेश को दर्शाता है। आप चाहें तो इसके अलावा उदासीन करने के लिए जो भाग दिया गया वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इस रूप में इसको दर्शाते हैं। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, Na3Al अगर दिया गया है तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, सोडियम। Na के लिए धनायन का नाम, संख्या नहीं बताते। उसके बाद में ये सेकंड पार्ट है, ये ऋणायन के रूप में है, 6 फ्लोरीन है, तो इसको लिखा जाता है हेक्सा फ्लोरिडो, ये लिगेंड का नाम, ऋणावेशित लिगेंड है, फ्लोरिडो लिखेंगे। और उसके बाद में एल्यूमिनियम है
तो इसको लिखा जाता है एल्यूमिनेट, क्योंकि AlF6 पर आवेश कैसा है, ऋण आवेश है। तो ये हो जाएगा सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो एल्यूमिनेट, और ऑक्सीकरण अंक लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 3। और अगर मैं यही इवेंस बेसेट नंबर के रूप में लिखता हूँ तब भी आपको 3 लिखना है, लेकिन चिन्ह के साथ में +3 के रूप में, ये -3 के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके -3। तो इस प्रकार हम 3 तरीके से IUPAC में यौगिकों का नामकरण करते हैं, जिसमें दिया गया पहला जो तरीका है यह सामान्य अकार्बनिक यौगिकों के नामकरण में प्रयुक्त होता है। सेकंड जो तरीका है यह अधिकतर हम हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न के लिए काम में लेते हैं, और यह तरीका सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में प्रयुक्त किया जाता है, वहां पर हम सब्स्टिट्यूशनल नोमेनक्लेचर काम में लेते हैं। और तीसरा एडिटिव नोमेनक्लेचर है, यह उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण में प्रयुक्त किया जाता है। तो हम इन तीनों तरीकों की जहां जहां आवश्यकता होगी उस हिसाब से प्रदर्शित करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल लेकर के पहले प्रदर्शित करेंगे कि किन किन यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, सामान्य हाइड्राइडों के नाम कैसे लिखे जाते हैं, किन हाइड्राइडों का नाम नहीं लिखा जाता है, कहाँ नाम लिखते समय सावधानी रखनी है। ये सब प्रक्रिया मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको वापस प्रदर्शित करूंगा, अर्थात यौगिक का नामकरण फिर आगे चलेगा, और एक क्लास और यौगिक के नामकरण की हम लेंगे। उसके बाद आयनिक यौगिकों का नामकरण प्रारंभ करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर ही उसको प्रारंभ कर देंगे। थैंक यू सो मच।